मैं अपने मंगेतर के वीचैट मोमेंट्स पर एक पोस्ट को बिना सोचे समझे बस लाइक कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने उसी रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और कंपनी में मेरे विघटनकारी व्यवहार का बहाना बनाकर मेरी पूरी महीने की सैलरी काट ली। फिर उसने अपने असिस्टेंट को लाखों की कीमत की एक लग्जरी कार इनाम में दी। मेरे सहकर्मियों ने मुझे दया की नज़र से देखा, ये उम्मीद करते हुए कि मैं हमेशा की तरह उस पर चिल्लाऊंगा और गुस्सा करूंगा। लेकिन मैंने शांति से अपनी मेज से अपना सामान समेटा और उसे अपना इस्तीफा सौंप दिया। किसी सहकर्मी को प्रताड़ित करने के लिए सिर्फ सैलरी काटना काफी नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मेरी मंगेतर के असिस्टेंट सोंग इचन ने बीच में टोकते हुए कहा, ब्रदर यंजी, आप इतनी छोटी सी बात पर इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? आप इतने लंबे समय से कंपनी के साथ हैं और प्रेसिडेंट सू ने हमेशा आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। अगर आप इस नाजुक मोड़ पर इस्तीफा दे देंगे तो सब लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? प्रेसिडेंट सू, कृपया ब्रदर यानजी को समझाने की कोशिश कीजिए। सू वैनरू, जो शुरू में मुझे सलाह देने का इरादा रख रही थी, सोंग ईचन की बातें सुनकर भड़क उठी। उसे समझाऊं, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो, मैंने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। चुआनजी ने मेरा इस्तीफा पत्र लिया, उस पर साइन किए और फिर उसे मेरे चेहरे पर फेंक दिया। आसपास के सभी सहकर्मी एक अच्छे ड्रामे का इंतजार करते हुए देख रहे थे, लेकिन मैंने पहले की तरह उससे बहस नहीं की। इसके बजाय मैंने जमीन से शांति से इस्तीफा पत्र उठाया और कहा कि मैं अपना काम हैंडओवर करके चला जाऊंगा। हैंडओवर की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी जाओ। सू वनरू ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर जैसे कुछ याद आया हो रूखेपन से जोड़ा कि जाने के लिए कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। ये देखकर मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ अच्छे संबंध रखते थे, उन्होंने मुझे माफी मांगने की सलाह दी। वे सभी जानते थे कि मैंने इस कंपनी को स्थापित करने में सुवेनरू की मदद की थी और मैंने इसके संचालन के हर पहलू में अनगिनत घंटे और भावनाएं उड़ेल दी थी। अब छोड़ना सब कुछ त्याग देने के बराबर होगा, लेकिन मेरा मन बन चुका था। उनका शुक्रिया अदा करने के बाद मैंने अपना सामान समेटा और जाने के लिए मुड़ गया। उसी पल मैंने सुवेनरू की आंखों में एक उलझन भरा एक्सप्रेशन साफ देखा। मुझे पता था कि उसे लगा था कि मैं नहीं जाऊंगा। सोंग यीचन की वजह से हम पहले भी कई बार बहस कर चुके थे। सबसे बुरा वक्त वह था जब सू वॉनरू ने सरेआम मुझे डांट पिलाई थी और मुझसे मेरा पूरा साल का बोनस देने के लिए कहा था। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने नौकरी छोड़ने की धमकी दी, लेकिन जाते जाते खुद को रोक लिया। मैं ऐसे वापस उसके पास गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उससे मिन्नतें की और फिर हमेशा की तरह काम पर वापस चला गया, ये नाटक करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं था। उसने सोचा कि मैं खुद को फिर से मना लूंगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके लिए मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका था। जैसे ही मैंने कंपनी छोड़ी, एक टेक्स्ट मैसेज आया। मैंने इसे खोला और देखा कि ये एक दोस्त का ट्रांसफर था। आज सुबह जब सुवेनरो ने कहा कि कंपनी अच्छी नहीं चल रही है और वो मेरी सैलरी काटने जा रही है, तो मेरा पहला ख्याल आया कि वो बहुत दबाव में है। इसलिए मैंने तुरंत 5 लाख युआन उधार लेने के लिए एक दोस्त से संपर्क किया। मैं मूल रूप से इसे उसे देना चाहता था, लेकिन तभी मैंने गलती से वीचैट मोमेंट्स पर सोंग ईचन का पोस्ट देखा और मुझे अचानक सू वनरू के इरादे समझ में आ गए। लेकिन उस पल मैं बहुत शांत था, शायद इसलिए क्योंकि सुवेनरू ने सोंग येचेन के लिए मेरे साथ बहुत सी अजीब चीजें की थीं। उसके बगल में एक ब्रांड न्यू पोर्श कार थी, वही जो सुवेनरू ने उसी दिन सोंग येचेन को दी थी। गैरेज में बहुत सी खाली जगहें थीं, लेकिन उसने यहीं पार करना चुना, जो साफ तौर पर एक प्रोवोकेशन था। मैं 10 साल से सुवेनरू के साथ हूँ, फिर भी मैं सोंग यीचेन जितना अच्छा नहीं हूँ जो सिर्फ 10 महीने से कंपनी में है। मैं खुद पर हंस पड़ा। बिना किसी झिझक के मैंने एक्सीलेटर दबाया और उस कंपनी को छोड़ दिया जहां मैंने कई सालों तक काम किया था। लेकिन जैसे ही मैंने कंपनी के गेट से बाहर कदम रखा, पीछे से मेरी कार को टक्कर मार दी गई। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मैंने देखा कि सू वॉन रू और सोंग यीचेन एक साथ बाहर आ रहे थे। सोंग यीचेन आगे बढ़ी और अपनी कार के सामने के डेंट को चिंता से देखने लगी। सू वॉन रू का चेहरा और गंभीर होता गया। मुझे उस पर हंसी आने लगी। ये फिर से वही था, बिना ये पूछे कि क्या हुआ, मुझे ही दोष देना। सोंग यीचेन ने आह भरी, फिर हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने माथे पर घूंसा मारने ही वाली थी, लेकिन टकराने से ठीक पहले जानबूझकर अपनी पकड़ ढीली कर दी। सुवेनरू ने अनभिज्ञ होकर चिंता के साथ उसके माथे को धीरे से सहलाया। फिर उसने मेरे माथे पर जोर से थपकी दी, जिससे मैं एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, ये थोड़ा हास्यास्पद था। पिछले 1 साल से सोंग यीचेन लगातार मेरा क्रेडिट चुरा रही थी और मुझ पर दोष मढ़ने की साजिश कर रही थी। फिर भी अब उसे विनम्र और जिम्मेदार के रूप में दिखाया जा रहा था। मैं बेवकूफ और अभिमानी रहा था, ये जानते हुए कि आगे की बातचीत समय की बर्बादी होगी। मैं जाने के लिए मुड़ गया। अब और कुछ कहने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुवेनरू ने मुझे फिर रोक लिया। मुझे लगा कि वह सोंग यीचेन के बचाव में एक और लंबा भाषण शुरू करने जा रही है, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे एक तरफ खींचा और गंभीरता से कहा, यंजी, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, इसीलिए मैं इतनी सख्त थी। तुम मेरी अच्छी नीयत को क्यों नहीं समझ सके?
उसके कोमल शब्दों को सुनकर मैं अभी भी थोड़ा उलझन में था, लेकिन मैं जल्दी ही उसका मतलब समझ गया। सुवेनरू ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैं तुम्हारा इस्तीफा वापस ले लूंगी। इसके बारे में ध्यान से सोचो और ईचन से माफी मांगो। साथ ही इस रियर एंड कॉलेजन के लिए तुम पूरी तरह से जिम्मेदार हो। ईचन का जो भी नुकसान हुआ है तुम्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए। मुड़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और मैंने सॉन्ग ईचन की तरफ देखा। वह शायद पहले से ही जानती थी कि सुवनरू किस बारे में बात कर रही थी। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। उसने आलोचनात्मक नजरों से मुझे देखा। मैं थोड़ा हंसा। मैं भुगतान नहीं करूंगा। इस एक्सीडेंट के लिए कौन कसूरवार है इसका पता खुद लगाओ। अगर समझ ना आए तो पुलिस को बुलाओ। मुझे अब जाना है। मैं मुड़ा और निकल गया। सुवनरू गुस्से में मेरे पीछे चिल्ला रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया है, बाद में पछताना मत। मैंने उसे नजरअंदाज किया और तुरंत अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा। मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं कल से तुम्हारी कंपनी में काम शुरू कर सकता हूँ। मेरी सहेली ने आधे सेकंड से भी कम समय में वापस कॉल किया। वह बहुत खुश थी। सच में? उसने थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हुए कहा। सुवेनरू का क्या? मेरी सहेली और सुवेनरू ने एक ही समय में अपना बिजनेस शुरू किया था। सुवेनरू की तुलना में मेरी सहेली के पास अधिक संसाधन और अधिक आकर्षक सैलरी थी। मेरी सहेली को बेहतरीन स्किल्स की सख्त जरूरत थी। उसने मुझे हायर शेयर्स और प्रॉफिट का ऑफर दिया। मुझे उनके लिए काम करने के लिए राजी करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सुवनरू के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानने के बाद भी उसने एक एक्सेप्शन बनाया और मुझे पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया। लेकिन सुवनरू की खातिर मैंने बिना किसी झिझक के मना कर दिया था। जब मैं अपने सबसे बुरे दौर में था, बर्फ में लगभग जमकर मरने की स्थिति में पड़ा था, तब सुवेनरू मुझे पुलिस स्टेशन ले गई और मेरी जान बचाई। मैं उसका बहुत आभारी था। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह से उसके बिजनेस के लिए समर्पित कर दिया। हर संभव तरीके से सुवेनरू की कंपनी को कदम दर कदम बड़ा बनाने की कोशिश की। लेकिन अब लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इतने सालों बाद मैंने पहले ही उसकी दयालुता का कर्ज काफी हद तक चुका दिया है। अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। एक दोस्त से थोड़ी बात करने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय की पुष्टि करने के बाद मैं अपना सामान पैक करने के लिए घर चला गया। हालांकि मैंने ये घर पूरे पैसों का भुगतान करके खरीदा था। मैं पहुंचा, लेकिन वह जगह सुवेनरू और मेरी यादों से भरी हुई थी। मेरी अब और रुकने की कोई योजना नहीं थी। मैंने बिस्तर के नीचे की सफाई से शुरुआत की और चारों ओर बिखरी हुई कई पेंटिंग्स पाई। हर एक पेंटिंग सुवेनरू की थी। मैंने वे सभी उसके लिए बनाई थी। वह हर एक को संभाल कर रखती थी। लेकिन जब से सॉन्ग एचन आया, वह अधीर हो गई, ये शिकायत करते हुए कि पेंटिंग पुरानी शैली की है और समय की बर्बादी है, और इसके बजाय फोटो खींचना पसंद करने लगी। उसने मेरे द्वारा उसके लिए पेंटिंग बनाना पसंद करना बंद कर दिया और यहाँ तक कि ये पेंटिंग्स भी बिस्तर के नीचे फेंक दी गई। मैंने एक फीकी मुस्कान दी, उन्हें बाथरूम के वॉश बेसिन में फेंक दिया, उनके एक कोने को जला दिया और लपटों ने पेंटिंग्स को पूरी तरह से निगल लिया। सिर्फ एक मुट्ठी राख बची। उसके बाद मैंने वो सब कुछ साफ कर दिया जिसे मैं फेंक सका था। फिर मैंने अपनी सहेली की कंपनी के पास किराए के अपार्टमेंट खोजने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने ऐप खोला, मुझे सॉन्ग ये चेन का ग्रुप चैट मिला। ग्रुप चैट में एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, आर्केड में उसकी और सुवेनरू की एक फोटो। सुवेनरू बहुत सारे प्लस टॉयज पकड़े हुए थी, एक सच्ची उज्जवल मुस्कान के साथ कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे अब शायद ही कभी इस तरह मुस्कुराते देखा था। मैं उसे पहले भी आर्केड ले गया था, लेकिन जैसे ही हमने प्रवेश किया और अपने टोकन बदले, वह मुड़ी और चली गई, ये शिकायत करते हुए कि मैं बचकाना हूं और वह इतना बोरिंग गेम खेलने के लिए बहुत व्यस्त है। मैं हंस पड़ा। वह मेरे बचकानेपन की शिकायत नहीं कर रही थी, वह बस मुझसे चिढ़ रही थी। सामान्य तौर पर मैं शायद गुस्सा हो जाता और सुवेनरू को फोन करके सावधान रहने के लिए कहता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से शांत था, इसे न देखने का नाटक कर रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। हालांकि 2 मिनट बाद जब मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे मिला कि ग्रुप चैट से कई मैसेज डिलीट कर दिए गए थे। सॉन्ग ईचन द्वारा पहले पोस्ट की गई तस्वीरों को भी वापस ले लिया गया था। मुझे लगा था कि सुवनरू देर रात तक वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब वह थोड़ी देर बाद ही लिविंग रूम में आई। फोन पर सॉन्ग ईचन से बात कर रही थी। उसका चेहरा खिलखिला रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसका एक्सप्रेशन एक पल के लिए दोषी हो गया, फिर डार्क हो गया। उसने जानबूझकर मुझ पर अपनी आंखें तरेरी, बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला और मुझे पता था कि वह मेरे उसे मनाने का इंतजार कर रही थी। जब भी काम पर हमारा कोई विवाद होता था तो मैं उसे मनाने और उससे माफी मांगने की पूरी कोशिश करता था, भले ही गलती उसकी ही क्यों ना हो। मैं सोचता था कि यह मेरा फर्ज है, चाहे वह एहसान चुकाना हो या इस रिश्ते को बनाए रखना हो, मुझे उसे मनाना चाहिए। लेकिन अब मुझे बस बोरियत महसूस हो रही थी। मैंने अपना सिर झुकाया और जो कर रहा था उसे जारी रखा। कुछ ही देर बाद वह गुस्से से भरे चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकली। क्या तुमने ग्रुप में मैसेज देखा? कौन सा मैसेज? मुझे पता था कि कंसल्टेंट ने ऊपर देखा तक नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसने राहत की सांस ली थी। कुछ नहीं, बस गलती से गलत ग्रुप में भेजा गया एक वर्क मैसेज। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन मैं उस पर सवाल उठाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं बस ये सोच रहा था कि वह मुझसे और कितना कुछ छिपा रही थी।
सॉन्ग येचेन के साथ उसकी बात। येचेन की कार तो ठीक हो गई है, लेकिन क्या तुम्हारी हुई? मेरी खामोशी देकर सुवैनरू आगे बोली। मुझे पता था कि यह उसका मुझे पीछे हटने का इशारा था। आमतौर पर मैं मान लेता कि उसने मुझे माफ कर दिया है और उसे मनाने के लिए दौड़ पड़ता, लेकिन अब मैंने ऊपर देखा तक नहीं। वो एक खटारा कार है, ठीक कराने लायक कुछ नहीं है। सुवेंद्र ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उलझन में उसकी ओर देखा, समझ नहीं पा रहा था कि वह किस बात से नाखुश थी। मुझे लगा कि वह फिर से गुस्सा होने वाली है, लेकिन इसके बजाय उसने एक ठंडी सांस ली। मुझे पता है कि तुम अभी भी कंपनी की बात को लेकर गुस्से में हो, लेकिन येचन की वर्क परफॉर्मेंस हाल ही में अच्छी रही है। मैंने उसे एक टैलेंट के रूप में रोकने के लिए कार दी है। उसे ये कहते सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। सॉन्ग येचन को सु वनरू ने एक स्पेशल एक्सेप्शन के तहत काम पर रखा था। उसकी वर्क एबिलिटी इतनी खराब थी कि उसने इतनी गलतियां की थीं जिन्हें मैं 10 हाथों पर भी नहीं गिन सकता था। मीटिंग्स के दौरान क्लाइंट को पानी और खुद को मिल्क टी सर्व करने जैसी छोटी छोटी बातों से लेकर पार्टनर को सबसे कम प्राइस लिस्ट भेजने जैसी बड़ी गलतियों तक, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। उसे कंपनी में रखना बैंक अकाउंट बनाए रखने से भी बदतर था। अगर मुझे कंपनी के हालात नहीं पता होते तो शायद मैं सुवेनरू की बातों पर भरोसा कर लेता। मैं कुछ नहीं बोला। सुवेनरू आगे बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हमारी शादी के बाद पूरी कंपनी तुम्हारी ही होगी। तुम सैलरी के बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हो? तुम्हें उससे बहस करने की क्या जरूरत है? यंजी, मैंने जो कुछ भी किया है कंपनी के लिए किया है। मैं नहीं चाहती कि बाकी सहकर्मी सोचें कि मैं तुम्हारी तरफदारी कर रही हूँ। मुझे अपने दिल में पता था कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। कंपनी में हर कोई जानता है कि सु वनरो मेरे और सॉन्ग यिचन के साथ कैसा बर्ताव करती है। जिस प्रोजेक्ट पर मैंने 3 दिन काम किया था, वह बिना सोचे समझे सॉन्ग यिचन को सौंप दिया गया और उसने सिर्फ एक पीपीटी बनाई। वह सब सॉन्ग यिचन का अचीवमेंट बन गया। एक क्लाइंट जिसके साथ मैं दिनों से काम कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाला था और उसने मेरे नाम का इस्तेमाल करके सॉन्ग यिचन को क्लाइंट के साथ डिनर पर ले जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट सॉन्ग यिचन के नाम करवा दिया। ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई। समय के साथ मेरे सहकर्मियों को लगने लगा कि सुवेनरू मुझे पसंद नहीं करती और इस वजह से मुझे काम पर बहुत ज्यादा अपमान और बुलिंग का सामना करना पड़ा। उसने यह सब देखा, लेकिन न देखने का नाटक किया। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता था, बस एक रूखा जवाब दिया, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तुम जो चाहे करो। सुवनरू ने गहरी सांस ली, मेरे पास आई और अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। दरअसल मेरा अपना एक प्लान है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस दौरान आराम करो। तुम हमारी शादी के बारे में सोच सकते हो। तुम प्रपोज करने का कब प्लान बना रहे हो? उसने एक बचकानी मुस्कान के साथ पूछा। लेकिन मैं पहले भी कई बार प्रपोज कर चुका था और उसने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जब भी हमारा झगड़ा होता, वो मुझे मनाने के लिए शादी का इस्तेमाल करती। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड कम और उसके द्वारा नचाया जाने वाला एक पपेट ज्यादा हूँ। मैं कुछ नहीं बोला। सुवेंद्रू ने मेरी ठोड़ी को छूते हुए कहा, गुस्सा मत हो, मुस्कुराओ, ठीक है? जैसे ही उसने बात की, वह मुझे किस करने के लिए आगे झुकी, जैसे जानबूझकर मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो। मुझे उस पर फिर से सॉन्ग यिचन के परफ्यूम की महक आई और मेरा पेट मचल गया। मैंने उसे दूर धकेल दिया, घृणा में भौहें सिकोड़ी और अपनी उंगलियों को साफ करने के लिए एक वेट वाइप निकाला। सुवनरू वहां स्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तुम मुझसे घिना रहे हो? मुझे बाद में बाहर जाना है, मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ा। सुवनरू पीछे आना चाहती थी, लेकिन मैंने बिना किसी झिझक के दरवाजा जोर से बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। ठीक है पे, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये कहने के बाद सुवनरू ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और चली गई। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो लिविंग रूम खाली था। सुवेनरू ने कंपनी ग्रुप में एक मैसेज पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि वह सबको डिनर दे रही है और पूछा कि कौन आना चाहता है। सॉन्ग यिचेन को छोड़कर बाकी सब शांत थे, जिसने मैसेजेस की झड़ी लगा दी थी। मैंने 3 हैप्पी इमोजी भेजे, ये जानते हुए कि सुवनरू जानबूझकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अपना फोन दोबारा चेक करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने कपड़े बदले और किराए पर एक जगह ली। फिर मैंने एक रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क किया, क्योंकि मैं अपना मौजूदा अपार्टमेंट बेचना चाहता था। हालांकि भले ही मैंने यह अपार्टमेंट खरीदा था, लेकिन प्रॉपर्टी पेपर्स पर सुवेनरू का नाम था। एजेंट ने मुझे बताया कि अपार्टमेंट बेचने के लिए सुवेनरू का मौजूद होना जरूरी है और अगर वह वहां नहीं आ सकती तो उसे अथॉरिटी लेटर पर साइन करने होंगे। मैं उसे केवल एक और मैसेज भेज सकता था, लेकिन चैट विंडो में एक लाल एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दिया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये पहले भी हो चुका था। जब बातें लगभग बिगड़ने के कगार पर पहुंच जाती थीं, तो सुवेनरू गुस्से में मुझे ब्लॉक कर देती थी और घर से भाग जाती थी। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मैं कभी कभी दूसरों के फोन मांगकर उसे विनम्रतापूर्वक कॉल करता और मुझे वापस जोड़ने की भीख मांगता था। लाइन के दूसरे छोर पर वह मुझसे अहंकार के साथ पूछती थी कि क्या मुझे अपने की पर कोई पछतावा है। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे मनाने के लिए मैंने जो अनगिनत झूठी बातें कही थीं, उनकी कोई गिनती नहीं है। मैंने फिर भी उसे कॉल किया। आज रात वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मैं बिजी हूँ। सुवनरू की आवाज ठंडी थी। मैंने अपने होंठ भींचे। जब मैं वापस आऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे। सुवनरू हंसी।
तुमने कहा था कि तुम मुझे दूर धकेल दोगे और अब तुम कह रहे हो कि मुझे वापस आने दोगे। पेयंजी, क्या मेरा तुम पर कोई उधार है? क्या तुम इस तरह माफी मांगते हो? क्या मैं हाल ही में तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रही हूँ जिससे तुम भूल गए हो कि माफी कैसे मांगी जाती है? उसका ताना सुनकर मैंने अभी भी अपनी हमेशा की धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वैसे भी मैं अपनी इच्छा के खिलाफ इतनी बार माफी मांग चुका हूं कि एक बार और कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये माफी एक घर के बदले में है। भले ही घर मेरा है, अगर सुवेनरू सच में परेशानी खड़ी करना चाहती है और साइन करने से मना करती है तो मैं घर नहीं बेच सकता। पेमेंट के सबूत के बावजूद ये एक कोर्ट केस बन जाएगा। सुवनरू ये सब झेल सकती है लेकिन मैं नहीं। यकीनन मेरी माफी सुनने के बाद सुवनरू की टोन थोड़ी शांत हो गई। बस इंतजार करो, मैंने तुरंत फोन काटते हुए कहा। मेरा मन शांत रहा। जल्दी बेचने के लिए मैंने घर को काफी कम कीमत पर ऑनलाइन लिस्ट कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने एक दोस्त से संपर्क किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मेरी दोस्त बेहद एक्साइटेड थी। बार बार पूछ रही थी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक सेलिब्रेशन डिनर भी रखा। मैं शुरुआत में जल्दी घर जाना चाहता था लेकिन फिर मुझे याद आया कि सुवेनरो शायद कुछ समय तक वापस ना आए, इसलिए मैं मान गया। कुछ देर बाद, कुछ राउंड ड्रिंक्स के बाद मैं वॉशरूम गया और बगल के कमरे से जानी पहचानी आवाजें सुनी। मैं रुक गया और थोड़े खुले दरवाजे से देखा कि सुवेनरू सॉन्ग यीचेन की बाहों में लिपटी हुई थी। वे बातें कर रहे थे और सुवेनरू जोर जोर से हंस रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए सॉन्ग यीचेन तेजी से नीचे झुकी और उसके होंठों पर किस कर लिया। सुवेनरू एक पल के लिए जम गई लेकिन उसने उसे दूर नहीं धकेला। मिस सु, आप और यान जी कब ब्रेकअप कर रहे हैं? मैं आपके साथ रहने का इंतजार नहीं कर सकता, आप जानती हैं मैं आपको रोज उसके साथ देखता हूँ, मुझे कितना दुख होता है। क्या आप अभी भी रूज को पसंद करती हैं? सॉन्ग यीचेन ने दुखी होकर कहा। सुवनरू के होंठ हिले। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिरकार उसने सॉन्ग यीचेन को गले लगा लिया और उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया जैसे किसी बच्चे को सांत्वना दे रही हो। मेरे दिल में वह तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? बात बस इतनी है कि कंपनी अब बड़ी हो गई है और अगर मैं उससे ब्रेकअप करके तुम्हारे साथ आती हूँ तो मुझे डर है कि लोग बातें बनाएंगे जिससे तुम पर असर पड़ेगा। थोड़ा और इंतजार करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये बात है। मुझे पता था कि प्रेसिडेंट सु मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। वे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे थे। मैंने और नहीं देखा और अपने प्राइवेट रूम में वापस आ गया। कुछ और ड्रिंक्स के बाद सभी ने सुबह तड़के तक पुरानी यादों को ताज़ा किया। जब हमने अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में प्रवेश किया तो मेरे दोस्त ने अचानक मुझे एक टॉप मॉडल पोर्श कार की तरफ खींचा और पूछा कि क्या मुझे ये पसंद है। मैंने उलझन में सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि ये एक नई कार है। मैं कुछ तारीफ करने ही वाला था कि तभी मेरे दोस्त ने अचानक मेरे हाथ में कार की चाबी थमा दी। ये तुम्हारे लिए है, उसने मुझे आंख मारते हुए कहा। तुम्हारी कार काफी समय से बेकार पड़ी है, मैं तुम्हें एक नई कार देना चाहता था। मैं मना करने ही वाला था कि उसे शायद पता था कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि सु वेनरू ने तुम्हारी कंपनी की न्यूकमर को एक कार दी है। उसकी खराब स्किल्स के बावजूद वो एक लग्जरी कार चला सकती है। तुम उससे बुरे नहीं हो सकते। वैसे मैंने देखा है कि वह न्यूकमर क्या बनाती है। उसका स्टाइल हमेशा अलग होता है। ये साफ तौर पर प्लेगियराइज्ड है। मुझे नहीं पता कि ये कंपनी में कैसे आया। शायद इसलिए क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। मेरा दोस्त बिना किसी झिझक के सॉन्ग यीचेन के बारे में बड़बड़ा रहा था। मैं खामोश रहा। वह सही था। वे सारी चीजें मेरे और उसके द्वारा बनाई गई थीं। लगभग हर बार जब वे पूरी होने वाली होती थीं, सु वेनरू हमसे उन्हें सॉन्ग यीचेन को सौंपने के लिए कहती थी। इसीलिए सॉन्ग यीचेन का स्टाइल हमेशा अलग होता था। यहाँ तक कि मेरा दोस्त जो कंपनी में नहीं था इसे समझ सकता था, लेकिन सु वेनरू नहीं समझ सकती थी। मैं समझता हूँ, मैंने सोचा, फिर भी मना करना चाहा। मेरा दोस्त झूठे गुस्से में बोला, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, ये तुम्हारी फ्यूचर सैलरी से काटा जाएगा। तुम मेरी अच्छी नीयत को बेकार नहीं जाने दे सकते। मैं हंस पड़ा। अगर इस कार की कीमत का मतलब सचमुच मेरी सैलरी से काटना होता तो इसमें कम से कम कुछ साल लग जाते। मुझे लगा था कि सुवेनरो अभी तक वापस नहीं आई होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने दरवाजा खोला और उसे पहले से ही सोफे पर बैठे देखा। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, सुवेनरो ने गुस्से में मुझसे सवाल किया। मैं थोड़ा हैरान था। वो और सॉन्ग यीचेन आमतौर पर मिलने के बाद सुबह 3 या 4 बजे से पहले वापस नहीं आते थे। उसका इतनी जल्दी वापस आना काफी अजीब था। हालांकि ये सोचते ही होटल में उसके और सॉन्ग यीचेन के गले मिलने की तस्वीर मेरी आंखों के सामने फिर से कौंध गई, जिससे मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, मैंने लिविंग रूम में जाते हुए और अपने बैग से अथॉरिटी लेटर निकालते हुए कहा। अभी मैं 2 कदम भी नहीं चला था कि सुवेनरू ने अचानक मुझे रोक दिया। उसकी आवाज में नाराजगी थी। तुमने शराब पी रखी है। क्या मैंने नहीं कहा था कि जब मैं आसपास न रहूं तो तुम शराब नहीं पियोगे? मैं हंसे बिना नहीं रह सका। उसके कहने का मतलब ये था कि मैं केवल तभी शराब पी सकता था जब मैं सोशल एंगेजमेंट्स में उसकी मदद कर रहा होता। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुवेनरू को शायद कुछ महसूस हुआ और वह अचानक हंस पड़ी। उसके चेहरे पर घमंड की एक झलक थी। तुम मेरे और सॉन्ग यीचेन के बीच जो हुआ उसकी वजह से गुस्से में हो, है ना? तुम नहीं चाहते कि मैं उसके साथ अकेले डिनर पर जाऊं? बस कह दो, इतनी शराब पीने की क्या जरूरत है? तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरे शराब पीने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बैठ गया और उसे घर बेचने का अथॉरिटी लेटर थमा दिया। इसे देखो,
उसने जो देखा उसे देखकर सु वनरू की आवाज और भी घमंडी हो गई। ये क्या है? मैं तुम्हें ये पहले ही बता दूं। अब माफी मांगना बहुत देर हो चुका है। आज दोपहर जो हुआ उससे मैं तुमसे बहुत गुस्से में हूं। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें इस छोटी सी ट्रिक से माफ कर दूंगी। उसके घमंडी एक्सप्रेशन को देखकर मैं खुद पर ही एक ताना मारने से नहीं रोक सका। सचमुच जब मैं अक्सर उसे गुस्सा दिलाता था और वह मुझे माफ करने से मना कर देती थी तो मैं उसे खुश करने के लिए अपने हाथ से एक गारंटी लेटर लिखता था। अब इसके बारे में सोचते हुए, हालांकि वह निश्चित रूप से गलत थी, मैंने स्पष्ट रूप से अपनी गरिमा को प्राथमिकता दी और खुद उसके लिए यह सब अरेंज किया। ये कोई गारंटी नहीं थी बल्कि एक सरप्राइज था। मैं पैदा हुआ था। सुवेनरू ने अपनी भौहें उठाईं। उत्सुकता से इसे खोलने की तैयारी कर ही रही थी कि उसका फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और सुवेनरू ने तुरंत कॉल उठाया। प्रेसिडेंट सु, गाड़ी चलाते समय गलती से मुझसे कोई टकरा गया है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। रिसीवर से सॉन्ग यीचन की घबराई हुई आवाज आई। सुवनरू का एक्सप्रेशन और भी चिंतित हो गया। मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूं। ये कहने के बाद वह जाने के लिए उठी, मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। मैंने उसके सामने कदम रखा और उसे अथॉरिटी लेटर थमा दिया। पहले मेरा काम निपटाओ। मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था और इस डॉक्यूमेंट पर तुरंत साइन करने की जरूरत है। सुवनरू एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर गुस्से में मुझ पर चिल्लाई, पियानची, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है? उसका काम तुम्हारे काम से भी ज्यादा जरूरी है। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें जलन हो रही हो। ये सचमुच मेरे स्तर से नीचे था और मैं उससे बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने बिना वापस लिए उसे अथॉरिटी लेटर थमा दिया। सु वनरो ने कुछ और नहीं कहा और डॉक्यूमेंट खोला, लेकिन इससे पहले कि वह इसे देख भी पाती, फोन के दूसरे छोर से सॉन्ग यीचन की चीखें फिर से आईं। तुम किसी को टक्कर कैसे मार सकती हो? प्रेसिडेंट सु, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। सु वैनरू तुरंत घबरा गई। उसने कंटेंट पढ़ा तक नहीं, जल्दबाजी में अपना नाम साइन किया और तुरंत जाने की तैयारी करने लगी। उस रात सु वैनरू वापस नहीं आई, लेकिन सॉन्ग यीचन ने मुझे कई मैसेजेस भेजे। पियान जी, मुझे पता है कि तुमने प्राइवेट रूम के बाहर सब कुछ देखा था। खैर, सु वैनरू मेरी तरफ झुकी हुई है। मेरे एक कॉल करते ही वह दौड़ती हुई मेरे पास आ जाएगी। बेहतर होगा कि तुम अब पीछे हट जाओ, वरना यह हर किसी के लिए स्थिति को बदसूरत बना देगा। मुझे पता है कि सॉन्ग यीचन ने आखिरकार अपने सच्चे इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा दिल वाला नहीं हूं कि उसके बार बार के उकसावे को नजरअंदाज कर दूं। बधाई हो, लेकिन अगर किसी दिन सुवैनरू तुमसे ऊब जाए तो याद रखना कि तुम भी गरिमा के साथ पीछे हट जाना। मुझे पता है कि इसका मकसद ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इसने शायद सॉन्ग यीचेन को असहज कर दिया। जैसे ही मैसेज भेजा गया वह खामोश हो गई। मैंने भी जल्दी आराम कर लिया और सुबह होते ही सुवेनरो के नाम वाला अथॉरिटी लेटर रियल एस्टेट एजेंट को भेज दिया। उसी दोपहर कोई अपार्टमेंट देखने आया। वो व्यक्ति इससे बहुत संतुष्ट हुआ और उसी शाम डील फाइनल कर ली और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा। हम 2 दिन बाद के हैंडओवर डेट पर सहमत हुए, जो मेरे जाने के ठीक 2 दिन बाद था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके घर लौटने के बाद मुझे तुरंत सॉन्ग यीचन की आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट सु, आप जो कर रही हैं वो गलत है, मुझे सिखाने दीजिए। मैं किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा और देखा कि वे दोनों सिंक के सामने खड़े थे। सॉन्ग यीचन ने उसे अपनी बाहों में ले रखा था और उसका हाथ थाम रखा था। ये दिखने में उनका पोस्चर बहुत इंटीमेट लग रहा था। सॉन्ग यीचन ने अभी भी मेरा पाजामा और स्लीपर्स पहन रखे थे, जो पूरी तरह से घर के मेल हेड की तरह लग रहे थे। सुवैनरू ने भी मैचिंग कपड़े पहन रखे थे और उसे मेरे करीब आने से बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हो रही थी। वे एक साथ रिलैक्स और खुश लग रहे थे। मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वे जोर जोर से हंस भी रहे थे। आमतौर पर अगर मैं उसके थोड़ा करीब भी जाता तो उसे बहुत असहज महसूस होता था। उसने मुझसे कहा था कि वो आदमियों के साथ कंफर्टेबल नहीं है और मैं खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। उसी पल सुवैनरू किसी वजह से पीछे मुड़ी। जब उसने मुझे देखा तो वह चौंक गई और अनजाने में ही सॉन्ग यीचन की बाहों से बाहर निकल आई। वह थोड़ी दोषी दिखते हुए बाहर आई। तुम इस समय वापस क्यों आ गए? उसने पूछा। सॉरी रूजीजा, मैं प्रेसिडेंट सू को सब्जियां धोना सिखा रहा था। गलत मत समझना, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में घमंड और मखौल भरा हुआ था, जैसे वह मुझे जलन से टूटते हुए देखना चाहता था। अतीत में मैं शायद गुस्सा हो जाता और सुवैनरू के साथ बहुत बड़ा झगड़ा करता और सॉन्ग यीचेन को बाहर निकालने की धमकी देता, लेकिन अब मैं इस सब में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम लोग अपना काम करो, मैं पहले अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैंने शांति से कहा और बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। सॉन्ग यीचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में कुछ हैरानी दिख रही थी। मेरी रिएक्शन से बेखबर सुवैनरू ने मेरे गुस्से के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मेरा शांत रवैया देखकर उसकी टोन थोड़ी अननेचुरल हो गई। उसने हैरानी की बात यह की कि उसने सफाई दी कि आज यीचन का बर्थडे है और वह हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए वह उसे साथ लाई थी। अतीत में वह इतना कुछ नहीं कहती, वह बस मुझ पर अपनी आंखें तरेरती और कहती, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हूं या दुखी। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही थी जो खुद सफाई दे रही थी। उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं रहता था, फिर भी वह सॉन्ग यीचन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी।
तो फिर एंजॉय करो, मैंने कहा और बेडरूम में चला गया। मैंने लगभग पैकिंग खत्म कर ली थी, बस कुछ रोजमर्रा के कपड़े और किताबें बची थीं। मैं सोच ही रहा था कि क्या आज ही पैकिंग खत्म कर दूं कि अचानक दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। सॉन्ग यीचन केक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अंदर आया। उसने लापरवाही से कमरे के चारों ओर देखा। तुम्हारा कमरा पिछली बार आने की तुलना में बहुत खाली लग रहा है। ऐसा लगता है कि तुमने बात मान ली है और जाने का प्लान बना रहे हो। मैंने उसे नजरअंदाज किया, अपने फोन पर दोस्तों के साथ शिफ्ट होने के बारे में चैट करता रहा। मैंने उसके दखल को नोटिस किया। ये देखकर सॉन्ग यीचन का एक्सप्रेशन थोड़ा शांत हुआ। वह मेरी तरफ कुछ कदम बढ़ा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? मैंने उसे घूर कर देखा। तुम इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम वैसे भी यहाँ शिफ्ट नहीं हो सके। एक साधारण सा सेंटेंस, फिर भी मुझे नहीं पता कि मैंने उसे ठेस पहुंचाने के लिए क्या किया। उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया और उसने मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ उठाया। इससे पहले कि मैं हिल पाता, अचानक दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सॉन्ग इचेन ने केक को जमीन पर दे पटका, फिर चीख पड़ा और गिर गया। इचेन, क्या हुआ? सु वनरू ने दरवाजा धक्का देकर खोला, मुझे एक तरफ धकेला और जल्दी से उसे उठाने में मदद की। मैं नाफरमानी में कुछ कदम पीछे हटा। चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा मेरी स्लीपर को पार करता हुआ मेरी एड़ी में चुभ गया। घाव से तेजी से लाल खून बहने लगा, लेकिन सुवेनरू ने शायद इसे नोटिस नहीं किया। वो बस चिंता के साथ सॉन्ग यीचेन के हाथ पर बने सफेद निशान को देख रही थी। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट सु, मैंने ब्रदर यांजी को फिर से परेशान कर दिया। मैं सोच रहा था कि मेरे बर्थडे पर हर कोई केक खा सकता है, इसलिए मैं ब्रदर यांजी के लिए एक टुकड़ा लाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे नापसंद करेंगे। सॉन्ग यीचेन ने सुवेनरू की ओर देखा, जैसे बहुत बेबस हो। सुवेनरू ने मेरी नाक की तरफ इशारा किया और गुस्से में कहा, तुम सिर्फ इसलिए प्लेट्स नहीं फेंक सकते क्योंकि तुम्हें यह पसंद नहीं है। तुम जितुई से हो, है ना पेयानजी? मुझे लगा था कि तुमने सबक सीख लिया है, लेकिन तुम अभी भी वही पुराने इंसान हो। अभी यीचन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे जैसे जलनखोर पति को अपने साथ नहीं रखूंगी। इससे बेहतर है कि हम ब्रेकअप कर लें। उसने मुझे घूर कर देखा। उसके खूंखार एक्सप्रेशन ने मुझे हंसा दिया। मैं उस दिन प्राइवेट रूम के बाहर सुनी बातों को याद किए बिना नहीं रह सका। हमारे सबसे बुरे झगड़ों के दौरान उसने पहले भी मुझसे ब्रेकअप करने की धमकी दी थी, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया। मैं हमेशा पहले उसे समझाने की कोशिश करता था, अपनी टोन को नरम करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ब्रेकअप करना वह सचमुच नहीं चाहती थी। ये बस मुझे झुकाने का उसका एक तरीका था। वो उसका ट्रम्प कार्ड था, एक रास्ता जो वह मुझे दे रही थी। बाद में जाकर मुझे एहसास हुआ कि उसने शायद पहले से ही ब्रेकअप का प्लान बना रखा था, इसीलिए वह बार बार ये बात उठाती रही। लेकिन ठीक है, मैंने वैसे भी पहले ही ब्रेकअप करने का मन बना लिया था। भले ही वह अभी यह बात ना उठाती, मैं खुद उठा देता। मेरी खामोशी देखकर सुवेनरू को लगा कि मैं डर गया हूं और उसकी टोन काफी नरम हो गई। तुम पिछले कुछ दिनों से इतने रहस्यमयी बने हुए हो, शायद शादी की तैयारियों में लगे हो। मुझे पता है कि तुम भी ब्रेकअप नहीं करना चाहते। अभी यीचन से माफी मांगो। इससे पहले कि सु वनरू अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, मैं तैयार हूं ब्रेकअप करने के लिए। सुवेनरू का मुस्कुराता हुआ चेहरा जम गया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। तुमने क्या कहा? क्या तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे? मैं तैयार हूं, मैंने शांति से कहा, ये उम्मीद करते हुए कि मेरे मान जाने से उसे राहत मिलेगी। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए उसकी आवाज में केवल झटका और गुस्सा भरा हुआ था। पियानजी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतनी सी छोटी बात पर मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? उसने फटी आंखों से मुझे घूर कर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या ब्रेकअप करना वही नहीं चाहती थी? जब मैं मान गया तो वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? उसके पास खड़ा सॉन्ग यीचन भी उतना ही उलझा हुआ लग रहा था और उसने धीरे से उसकी आस्तीन खींची। प्रेसिडेंट सु, यंजी ने खुद ही ब्रेकअप का सुझाव दिया है। शायद इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सुवेनरू ने गुस्से में टोकते हुए कहा, चुप रहो, हमारे मामलों पर बात करने से तुम्हारा क्या लेना देना है? यह शायद पहली बार था जब उसने सॉन्ग यीचन से इतने कठोर लहजे में बात की थी। सॉन्ग यीचन तुरंत स्तब्ध रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, एक शब्द भी नहीं निकल सका। सुवेनरू को शायद एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने जल्दी से अपनी आवाज नरम करते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें हमारे मामलों में शामिल नहीं करना चाहती। सॉन्ग यीचेन की आंखें नाराजगी से लाल हो गईं, लेकिन वह भी एक चालाक इंसान था और जानता था कि इस वक्त सुवेनरू को नाराज करना ठीक नहीं है। इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सुवेनरू ने एक गहरी सांस ली और बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसकी आवाज नरम हो गई। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं जाकर बैंडेड लाती हूँ। वह पास की अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ बात बदलने का उसका एक तरीका था। जब भी हम किसी ऐसी बात पर चर्चा करते जो वह सुनना नहीं चाहती थी, तो वह मेरी देखभाल का नाटक करके हमारी बातचीत को बीच में ही काट देती थी। आमतौर पर मैं पिघल जाता था और इस गलतफहमी में जी लेता था कि वो अभी भी मेरी परवाह करती है।
बैंडेड कहाँ है? मुझे याद है हमारे पास पहले कुछ रखी थी। सुवेंद्रो अलमारी को खंगालते हुए खुद से बड़बड़ाई। लेकिन वह शायद भूल गई थी कि आखिरी बार वह 2 साल पहले मेरे कमरे में आई थी, जब से मुझे 40 डिग्री सेल्सियस बुखार हुआ था और वह सॉन्ग यीचन के साथ डेट पर गई थी। तब से मैंने दवाइयों का बॉक्स दूसरी जगह रख दिया था ताकि आसानी से मिल सके। यंजी, तुम्हारे कमरे से इतनी सारी चीजें गायब क्यों हैं? सुवनरू ने आखिरकार नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ थी। मैंने उससे कुछ नहीं छिपाया। मैंने घर बेच दिया है, मुझे खरीदार मिल गया है और 2 दिनों में हैंडओवर है। तुम्हें भी कल अपने सामान को बाहर निकलवा लेना चाहिए। सुवनरू थोड़ी हैरान रह गई और गुस्सा होने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आया और वह अचानक हंस पड़ी। मजाक बंद करो, ये घर मेरा भी है। तुम मेरी सिग्नेचर के बिना इसे कैसे बेच सकते हो? ठीक है यंजी, मुझे पता है तुम गुस्से में हो। मैं अभी यीचन को जाने के लिए कहती हूँ। अब तमाशा करना बंद करो, ठीक है? उसे अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने टेबल से सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। नीचे एक ऑथॉरिटी लेटर है। एजेंट ने कहा था कि ये ऑथॉरिटी लेटर काफी है। अरे हाँ, ये ऑथॉरिटी लेटर उसी दिन साइन किया गया था जिस दिन सॉन्ग यीचेन शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। तुम्हें याद ही होगा, है ना? अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कानूनी रूप से पूरी तरह वैलिड है।